आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ऊपर बरामदे में टेबल पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था। टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी थीं। रेलिंग के बाहर कार्निस के ऊपर छोटे छोटे ढब्बों में पाम और अन्य फूलों के पेड़ थे। बरामदे के ऊपर से रास्ते के किनारे के मौलसिरी और कृष्णचूड़ा वृक्षों की पवित्र स्निग्धता दिखाई पड़ती थी। सूर्य उस समय भी अस्त नहीं हुए थे। पश्चिम आकाश से फीकी धूप सीधी होकर बरामदे के एक किनारे में आ पड़ी थी। उस समय छत पर कोई नहीं था। दम भर बाद ही सतीश एक सफेद और काले रंग के छोटे कुत्ते को लेकर उपस्थित हुआ। उस कुत्ते का नाम था टैनी। टैनी में जितनी और जितने प्रकार की विद्या थी, सो सब सतीश ने विनय को दिखा दी। कुत्ते ने एक पैर उठाकर सलाम किया, फिर दो पैर से खड़ा होकर नाचने लगा। किसी एक कमरे से बीच बीच में लड़कियों के गले की हंसी की खिलखिलाहट और कौतुकपूर्ण कंठस्वर और उसके साथ ही एक मर्द की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। वो थोड़ा बहुत हास्य कौतुक का शब्द विनय के मन के भीतर एक अपूर्व मधुरता के साथ साथ जैसे एक प्रकार की ईर्ष्या की वेदना भी ले आया। विनय जब से सयाना हुआ, तब से उसने घर के भीतर लड़कियों के गले की ऐसी आनंद की कलध्वनि इस तरह कभी नहीं सुनी। ये आनंद की माधुरी उसके इतने निकट उच्छ्वसित हो रही है, तो भी वो उनसे इतना दूर है। सतीश विनय के कानों के पास न जाने क्या कहता जाता था, मगर विनय जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। उसका मन और ही तरफ था। परेश बाबू की स्त्री अपनी तीनों लड़कियों को साथ लिए छत पर आई। साथ में एक युवक भी आया। वो उनका दूर के नाते का कोई आत्मीय था। परेश बाबू की स्त्री का नाम बरदा सुंदरी है। उनकी अवस्था कम नहीं है, किंतु उन्हें देखते ही ये समझ में आ जाता है कि वो विशेष यत्न के साथ सजावट करके आई हैं। अधिक अवस्था देहात की औरतों की तरह बिताकर एकदम एक समय से वो एक नए जमाने के साथ चलने के लिए व्यस्त हो पड़ी हैं। इसी कारण उनकी रेशमी साड़ी जरा अधिक खसखसाती है और ऊंची एड़ी का जूता खूब खटखट बोलता है। पृथ्वी में कौन चीज ब्रह्म है और कौन अब्रह्म है, इसी के भेद को लेकर वो सदा अत्यंत चौकन्नी रहती हैं। इसी कारण से तो उन्होंने राधा रानी के नाम को बदलकर सुचरिता रख दिया है। उनकी बड़ी लड़की का नाम लावण्य है। वो खूब मोटी ताजी और हंसमुख है। लोगों से बातचीत अधिक करना पसंद करती है। उसका चेहरा गोल, दोनों आंखें बड़ी और रंग उज्ज्वल श्याम है। साज सिंगार के बारे में वो स्वभाव से ही कुछ ढीली ढाली है, लेकिन इस मामले में उसे अपनी मां की आज्ञा मानकर चलना होता है। ऊंची एड़ी का जूता पहनने में उसे सुविधा नहीं मालूम होती, तब भी पहनना ही पड़ता है। तीसरे पहर सिंगार करने के समय मां अपने हाथ से उसके मुंह में पाउडर और गालों में रंग लगा देती है। वो जरा मोटी है, इसलिए बरदा सुंदरी उसका सल्लू का ऐसा कसा बनवाती है कि लावण्य जब पहन ओढ़ कर बाहर निकलती है, तब जान पड़ता है जैसे उसे पाट के बोरे की तरह कल में दबाकर कसकर बांध दिया गया है। मंझली लड़की का नाम ललिता है। उसे बड़ी लड़की के विपरीत कहना ही ठीक होगा। अपनी बहन की अपेक्षा उसका सिर लंबा है, रोगी सी जान पड़ती है, रंग जरा और सांवला है, बातचीत अधिक नहीं करती। वो अपने मन के माफिक चलती है। जी चाहे तो कड़ी से कड़ी बातें सुना दे सकती है। बरदा सुंदरी जैसे उसे मन में डरती हैं, सहज ही उससे बात करने का साहस नहीं करती। छोटी लड़की का नाम लीला है।
उसकी अवस्था 10 साल की लगभग होगी। वो दौड़ धूप और उपद्रव करने में खूब तेज है। सतीश के साथ धक्की धक्का और सदा मारपीट किया करती है। बरदा सुंदरी के आते ही विनय उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया। परेश बाबू ने कहा, इन्हीं के घर में उस दिन हम लोग। बरदा सुंदरी ने कहा, ओह, आपने बड़ा उपकार किया। आपको मैं हृदय से अनेक धन्यवाद देती हूं। ये सुनकर विनय इतना संकुचित हो गया कि ठीक तौर से उत्तर भी न दे सका। लड़कियों के साथ जो युवक आया था उसके साथ भी विनय का परिचय हो गया। उसका नाम था सुधीर। वो कॉलेज में बीए क्लास में पढ़ता है। उसका चेहरा देखने में सुंदर और प्यारा मालूम होता था। रंग गोरा था, आंखों में सुनहरी कमानी का चश्मा था। स्वभाव अत्यंत चंचल था। वो घड़ी भर भी स्थिर बैठना नहीं चाहता, कुछ न कुछ करने के लिए व्यग्र रहता है। सदा लड़कियों के साथ ठट्ठा करके खिझाकर उन्हें अस्थिर किए रहता है। लड़कियों के साथ सुधीर का संकोचहीन दोस्ताना बर्ताव और हेल मेल का भाव विनय को बिल्कुल नया और आश्चर्यजनक जान पड़ा। पहले उसने इस तरह के व्यवहार की मन ही मन निंदा ही की, लेकिन फिर उस निंदा के साथ जैसे कुछ ईर्ष्या का भाव मिलने लगा। बारदा सुंदरी ने कहा, ख्याल आता है मैंने जैसे आपको 1-2 बार समाज मंदिर में देखा है। विनय को जान पड़ा जैसे उसका कोई अपराध पकड़ लिया गया। उसने अनावश्यक लज्जा प्रकट करके कहा, हाँ, कभी कभी केशव बाबू की वक्तृता सुनने जाता हूं। बरदा सुंदरी ने पूछा, आप शायद कॉलेज में पढ़ते हैं? विनय ने कहा, ना, अब कॉलेज में नहीं पढ़ता। बरदा ने पूछा, आपने कॉलेज में कहाँ तक पढ़ा है? विनय ने कहा, एमए पास कर चुका हूं। ये सुनकर उस बालक के ऐसे चेहरे वाले युवक के ऊपर बरदा सुंदरी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने एक सांस लेकर परेश बाबू की ओर देखकर कहा, मेरा मनुआ अगर होता तो वो भी आज एमए पास कर चुका होता। बरदा सुंदरी की पहली संतान मनोरंजन 9 बरस की अवस्था में ही मर गया था। बरदा सुंदरी जिस किसी युवक को कोई बड़ा दर्जा पास करते, बड़ा पद पाते, अच्छी किताब लिखते या कोई अच्छा काम करते देखती सुनती तो उन्हें उसी समय ये जान पड़ता कि उसका मनुआ अगर जीता होता तो वो भी ठीक यही सब कर चुका होता। खैर, जब वो नहीं है तब इस समय जन समाज में अपनी तीनों लड़कियों के गुणों का प्रचार करना ही बरदा सुंदरी का एक विशेष कर्तव्य हो उठा था। बरदा ने विनय को विशेष रूप से ये बात बताई कि उनकी लड़कियां खूब पढ़ती लिखती हैं और बहुत ही तेज हैं। विनय से ये भी छिपा नहीं रहा कि मैम ने लड़कियों की बुद्धि, गुण और निपुणता के बारे में कब क्या कहा था। ये भी विनय ने सुना कि जब गर्ल्स स्कूल में इनाम देने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी लेडी आई थी, तब उन्हें हार पहनाने के लिए स्कूल की सब लड़कियों में लावण्य ही खास करके चुनी गई थी। अंत में बरदा ने लावण्य से कहा, जिस सिलाई के काम के लिए तुमने इनाम पाया था वो ले तो आओ बेटी। एक रेशम की कामदार तोते की मूर्ति इस घर के परिचित आत्मीय बंधुओं के निकट विशेष विख्यात हो उठी थी। बहुत दिन हुए जब लावण्य ने मेम की सहायता से वो अद्भुत वस्तु बनाई थी। इस रचना में लावण्य का अपना कुछ विशेष हाथ तो नहीं था, किंतु जिससे नई नई पहचान होती थी उसी को ये नुमाइशी तोता अवश्य दिखाया जाता था। ये एक निश्चित बात हो गई थी। उस तोते की रचना में जो कारीगरी दिखाई गई थी उसके लिए जिस समय विनय के नेत्र विस्मय से देख रहे थे, ठीक उसी समय नौकर ने आकर एक चिट्ठी परेश बाबू के हाथ में दे दी। चिट्ठी पढ़कर परेश बाबू प्रफुल्ल हो उठे। बोले, बाबू को ऊपर ले आओ। बरदा ने पूछा, कौन है? परेश बाबू ने कहा, मेरे बचपन के मित्र कृष्ण दयाल ने अपने लड़के को हम लोगों के साथ परिचित कराने के लिए भेजा है। एकाएक विनय का हृदय उछल पड़ा और उसका मुख विवर्ण हो गया, किंतु उसके बाद ही वो मुट्ठी बांधकर खूब जी कड़ा करके बैठ गया, जैसे वो किसी प्रतिकूल पक्ष के विरुद्ध अपने को दृढ़ रखने के लिए तैयार हो उठा। गोरा इस परिवार के लोगों को अश्रद्धा के साथ देखेगा और अश्रद्धा ही के साथ उनका विचार करेगा। इस ख्याल ने जैसे पहले ही से विनय को कुछ उत्तेजित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।